हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको टाटा मेटालिक के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ये आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारे नए शेयर का एनालिसिस का वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप किसी भी शेयर का एनालिसिस मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं होप करता हूँ कि अभी तक आपने बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाटा मेटालिक कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो काम करती है आधा तो आपको यही नहीं पता होगा, तो इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये क्या मैन्युफैक्चर करती है। फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन को ये मैन्युफैक्चर करती है। ये देखिए, ये एक तरीके का सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट होता है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। मतलब फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके मतलब इसका इस प्रोडक्ट से बहुत सारी नई चीजें और बनती है और इसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा होता है, मतलब लगभग 4-5% का इसके अंदर कार्बन होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन एक सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब इसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसको मतलब एक तरीके का ये रॉ मटेरियल होता है, इससे आप दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हो। The company manufactures and sells products such as scrap pig iron and granulated slag। ये क्या कहते हैं कि अपने स्क्रैप पिग आयरन को भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं और ग्रैन्युलेटेड स्लैग को भी ये बेचते हैं। तो देखिए, कंपनी का ये धंधा है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब हमको कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना होगा कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया है, क्या इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो हम आगे चल के अब कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालते हैं। अब आप ये देखिए, कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 1890 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जिससे कि ये नजर आ रहा है कि कंपनी खासी छोटी है और कारोबार भी कंपनी का छोटा ही है। अब अगर मैं कंपनी के पी रेशियो को देखूं तो वो निकल कर आता है 9.94 टाइम्स, जबकि अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो निकल कर आता है 9.56। तो देखिए, इंडस्ट्री के मुकाबले ये शेयर आपको थोड़ा सा मतलब हल्का सा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो टाटा ग्रुप का शेयर थोड़ा तो इंडस्ट्री से महंगा मिलेगा ही। अब अगर मैं इसके बुक वैल्यू की बात करूं तो कंपनी की बुक वैल्यू भी खासी बढ़िया है, 274.51 की कंपनी की बुक वैल्यू है। जबकि अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो निकल कर आता है 2.18। तो देखा जाए तो स्टॉक इतना महंगा नहीं है, इंडस्ट्री के मुकाबले सेम प्राइस पे मिल रहा है और बुक वैल्यू भी इतनी खासी महंगी नहीं है। अब अगर मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो एक शेयर का अर्निंग निकल कर आता है 60.99, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और इससे ये भी नजर आ रहा है कि कंपनी के मार्केट में शेयर खासे कम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अब अगर कंपनी के मैं डिलीवरेबल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए, आज की तारीख में 30% की डिलीवरी इस स्टॉक में देखने को मिली है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि 100 लोगों ने, जिन लोगों ने आज शेयर खरीदा, उसमें से 30 लोगों ने इस शेयर को डिलीवरी के लिए उठाया है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो डिविडेंड स्टॉक बहुत कम देती है, एकदम नी के बराबर देती है, 0.42% का ही सिर्फ डिविडेंड है। एक तरीके से आप ये समझ जाइए, डिविडेंड मिलता है लेकिन बहुत नी के बराबर डिविडेंड मिलता है। तो ये तो था कंपनी का डेटा। अब हम आगे चल के इसके और फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अब आप ये देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, इसके अंदर जो ऊपर वाली जो लाइट ब्लू लाइन है, ये वाली जो लाइन है लाइट ब्लू लाइन, इसको हम बोलते हैं टॉप लाइन, और जिसका दूसरा नाम होता है रेवेन्यू भी कह सकते हो आप, और या फिर कंपनी का इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हो। इसको मैंने आपको चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये आपको रेवेन्यू बता रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, कंपनी का 2017 से लेके 2018
2018 में भी रेवेन्यू बढ़ा, फिर 2019 में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा नी के बराबर कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2017 से कंपनी लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ऐसा हमको यहाँ पर चार्ट पर नजर आ रहा है। अब अगर आप कंपनी की बॉटम लाइन देखोगे, बॉटम लाइन जिसको कि ये जो डार्क ब्लू लाइन है, इसके मैंने आपको रिप्रेजेंट कर रखा है। ये अगर आप देखोगे तो ये भी हर साल कंपनी का बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन 2020 में कंपनी ने 2019 के मुकाबले थोड़ा सा पुअर परफॉर्म किया, ये हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये तो हमने चार्ट से समझा, अब एक्चुअल फिगर से मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इससे पहले मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ। आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 60% होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। अब आप बोलोगे कि प्रमोटर्स कौन होते हैं? भाई साहब, जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं, टाटा सन्स उनमें से एक है। तो देखिए, अगर प्रमोटर होल्डिंग 60% है तो खासी अट्रैक्टिव है, और ये नजर आ रहा है कि कंपनी में अगर प्रमोटर का होल्डिंग इतना होना, मतलब फ्यूचर में स्टॉक आपका खासा बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर 14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास भी है, लेकिन इसमें DII की होल्डिंग नहीं के बराबर है, सिर्फ 0.63% की होल्डिंग है, और FII की होल्डिंग भी सिर्फ 1.25% की ही है। तो देखिए, यहाँ पर मेन होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही है, DII और FII की होल्डिंग नहीं के बराबर ही है। और अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं, मतलब आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 23% की होल्डिंग्स हमारे पास भी लगभग पड़ी हुई है। तो देखिए, मोटा मोटा इसमें प्रमोटर होल्डिंग मेन है, अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल से प्रमोटर होल्डिंग के चलते इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप अब प्रमोटर का होल्डिंग पैटर्न देखिए, पिछले 1 साल 3 महीने के अंदर 5% की होल्डिंग बढ़ी है प्रमोटर्स ने। हाँ, टाटा सन्स ने इसके अंदर 5% की होल्डिंग पिछले 1 साल 3 महीने में बढ़ी है। अब 5% एक छोटा मोटा परसेंट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ के लगभग की है। तो 5% यानी 100 करोड़ का लगभग है ना, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है कंपनी के अंदर। तो देखिए, जब प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं ना, तो उनको क्या अपनी कंपनी पे भरोसा है, उनको ये लग रहा होता है कि हाँ, अब मेरी कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। तो देखिए, इसीलिए ये लोग अपना स्टेक बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी प्रमोटर किसी भी कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा स्टेक बढ़ा रहा है, तो उसको मैं पॉजिटिव इंडिकेशन बोलता हूँ। और अगर कोई प्रमोटर अपना स्टेक हटा रहा है, तो उसका मतलब ये कि उसको अपनी कंपनी पे, खुद को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये खासा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब मैं आपको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूं। अब आप देखिए, कंपनी की टॉप लाइन देखिए, मार्च 2018 में कंपनी ने 1893 करोड़ का कंपनी की टोटल इनकम थी। अब आप इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद लगभग कंपनी की जो इनकम थी वो 300 करोड़ बढ़ गई। फिर उसके बाद थोड़ी सी एक हल्की सी गिरावट हुई, लगभग 100 करोड़ की गिरावट यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिली। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखोगी, एट दी एंड अगर मैं कंपनी का नेट प्रॉफिट देखूंगा तो वो लगभग 16 करोड़ कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। ये देखिए, 182 करोड़ था पिछले साल और इस बार हो गया है 166 करोड़। और जबकि अगर आप कंपनी की टोटल इनकम देखोगे तो उसमें टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 95 करोड़ की वहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 16 करोड़ ही घटा है। तो देखा जाए, सिर्फ टोटल इनकम में थोड़ा सा एक असर वाली बात है, सिर्फ थोड़ी सी कंपनी की सेल्स कम हुई है, बाकी कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। अब आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखो। देखिए, कंपनी की अर्निंग गिरी है, तो मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है, तो सीधी सी बात है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो 2018 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 62.95। फिर उसके बाद 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला कंपनी की अर्निंग पर शेयर में। फिर उसके बाद फिर से लगभग 15% का यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिला है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। तो देखिए, ये तो नेट प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो नेट प्रॉफिट गिरा है तो उसके चलते अर्निंग पर शेयर भी गिरा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।
अब अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूं तो आप देखिए कंपनी की बुक वैल्यू खासी अट्रैक्टिव है और बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। आप देखिए 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू थी 141 रुपीज, फिर उसके बाद कंपनी की बुक वैल्यू सीधा 273 रुपीज हो गई। मतलब मोटा मोटा 95% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल गया आपको कंपनी की बुक वैल्यू के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से 2019 में आप देखोगे कि फिर से कंपनी की बुक वैल्यू 327 हो गई है। मतलब 27 और 27 54 रुपीज कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ी है। मतलब फिर से 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि कंपनी की बुक में पोजीशन खासी बढ़िया है और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे कंपनी खड़ी है। अब अगर मैं उसके बाद फिर कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो देखिए पिछले साल के मुकाबले कंपनी का डिविडेंड कम हुआ है, लेकिन देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। तो उसके बाद भी अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसका जो डिविडेंड है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर आप इसमें डिविडेंड के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं आपको पहले ही बता दूं। अब आप कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखिए। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 2018 में था लगभग 16% के लगभग, और अगर मैं अभी 2020 की बात करूं तो अभी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 14.64% है। तो देखिए पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो हर साल कांस्टेंट ही रह रहा है, और ये एक बढ़िया बात है क्योंकि अगर कंपनी के मार्जिन परसेंटेज कांस्टेंट रहेंगे तो आपको हर साल कंसिस्टेंसी से अपने शेयर के प्राइस बढ़ती हुई नजर भी आएगी। फिर उसके बाद में अगर ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो इसमें ऑल्दो लगभग 1.5% की गिरावट जरूर है। ये देखिए 13.25% था 2018 में, फिर उसके बाद 11.88 हो गया और इस बार और गिर के 11.47% हो गया। तो देखिए अगर ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज 10% से ऊपर है तो इसको मैं बढ़िया बोलूँगा और ये मेरे पैरामीटर में सही जमता है। फिर उसके बाद अगर मैं कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ये भी पिछले 3 सालों से लगभग कांस्टेंट ही रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गिरा जरूर है। ये देखिए आप 8.49% था 2018 में, फिर उसके बाद 8.43 हो गया, फिर अभी 8.09 हो गया। देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पूरा अपने नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्यों गिरा है। कंपनी की थोड़ी सी सेल्स कम होने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है। तो सीधी सी बात है कि इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात इतनी नजर नहीं आ रही है। अब आप ये देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट खासा गिरा है और बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर गिरा है। ये देखिए आप 2018 में 44% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज था, फिर उसके बाद 100% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन यहाँ पर आपको कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में देखने को मिल गया। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको 20% का यहाँ पर आपको वापस डिक्लाइन देखने को मिला है कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में। तो देखिए ये कंपनी के नज़रिए से खासी बुरी बात है, और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कंपनी में पिछले साल में एक अच्छी खासी कंपनी की इक्विटी बढ़ी है, फिर भी कंपनी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रही है। तो ये मेरे ख्याल से एक बुरी बात है और इसको आपको गौर करना चाहिए। और ये एक फैक्टर है जो कि शेयर में एक फैक्टर है, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बोल रहा है कि थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो यहां पर आप देखिए 2018 के बाद कंपनी का आरओसी लगातार गिर रहा है। 2018 से 2019 के मुकाबले 30% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आपको आरओसी में भी देखने को मिला। फिर उसके बाद फिर से 30% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आपको फिर से आरओसी में देखने को मिला है। तो देखिए आप कंपनी का आरओसी हर साल गिर रहा है, कंपनी की इक्विटी हर साल गिर रही है, मतलब परसेंटेज रिटर्न दोनों में गिर रहा है। तो ये कंपनी के नज़रिए से खासी पुअर बात है। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, ये रिटर्न ऑन एसेट भी यहाँ पर आपको गिरा हुआ ही नजर आएगा। देखिए कंपनी के पिछले साल में इक्विटी भी बढ़ा होगा, कंपनी का टोटल कैपिटल कंपनी की बड़ी होगी और कंपनी के टोटल एसेट भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम से बड़े होंगे, लेकिन फिर भी कंपनी इतना ही मुनाफा कमा पा रही है। तो ये कंपनी के नज़रिए से थोड़ी सी बुरी बात है और मेरे ख्याल से ये थोड़ी एक रिस्की बात नज़र आ रही है। ये यहाँ पर एक संकेत ये नज़र आ रहा है
कि कंपनी भले कितना भी कैपिटल और बढ़ा दे, वो 200 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा नहीं कमा पाएगी, क्योंकि उसका जैसा पैरामीटर नज़र आ रहा है अभी। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के करंट रेशियो की बात करूं तो आप देखिए कंपनी का करंट रेशियो 2018 में 0.89 था, फिर उसके बाद 1.21 हो गया, फिर इस बार फिर से 1.27 हो गया। तो देखिए, अगर जिस कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होता है वो एक बढ़िया रेशियो माना जाता है, क्योंकि उसको ये बोलते हैं कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो उसकी करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा है। तो कंपनी आराम से अपनी लाइबिलिटीज या जो मतलब जो कंपनी की उधारी है वो कंपनी आराम से 1 साल के अंदर चुका पाएगी। तो ये एक बढ़िया बात है। अब अगर आप देखिए कंपनी का करंट रेशियो अगर इतना है तो उसके बाद अगर क्विक रेशियो इतना से ही रह जाता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एट दी एंड अगर आप कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखोगे तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मार्च 2018 में 1.16 था और उसके बाद ये सीधा 0.05 हो गया। मतलब 2018 के बाद 19 में तो ऐसा लगने लग गया कि अगले साल कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी, लेकिन फिर वापस 2019 के बाद 2020 में फिर से डेट थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है। मतलब 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने सिर्फ 0.23 रुपीज़ का डेट लिया हुआ है। तो देखिए ये भी एक बढ़िया बात है, कंपनी का डेट नी के बराबर है। ये एक पैरामीटर है कि जो एक मतलब अगर ये डेट मतलब अगर 2-3 सालों में कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो ये शेयर आपको इंडस्ट्री के मुकाबले महंगा भी मिलेगा और इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब अगर आप कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखोगे तो ये एक बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की क्षमता है उसमें यहाँ पर हर साल आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्योंकि अगर कंपनी के इंटरेस्ट पे करने की क्षमता अगर हर साल बढ़ेगी तो कंपनी की जो एक लिक्विडिटी पोजिशन है वो ये बताएगी कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन खासी बढ़िया हो रही है। तो देखिए ये एक बहुत बढ़िया बात है। अगर कंपनी के लेवरेज रेशियोज को देखा जाए तो कंपनी एक खासी एक अच्छे लिक्विडिटी पोजीशन पर नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। देखिए टाटा मेटालिक का जो एक तरीके से जो मैंने आपको रिटर्न रेशियोज बताए वो इतने अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे, तो इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये रिस्की स्टॉक जरूर है। लेकिन मतलब जितना इसका रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज गिरा है तो उसके मुताबिक ये शेयर पहले से गिर चुका है। आप देखिए इसका ऑल टाइम हाई है 975 रुपीज, ये देखिए आप, और ये भी आपको मिल रहा है कितने पे 594 रुपीज पे मिल रहा है। तो मतलब इसके ऑल टाइम हाई से पहले से ही आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए जो इसके रिटर्न रेशियो है उसको मतलब मार्केट ने पहले से ही फैक्टर इन कर दिया है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है और ये शेयर को आप किसी भी प्राइस पे बाय कर सकते हो। मेन बात क्या है कि ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो टाटा ग्रुप कंटिन्यूसली एक अच्छा परफॉर्मेंस देता आया है। तो मेरे ख्याल से कंपनी मेन बात तो क्या है घाटे में भी नहीं है और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी खासा कम है। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें आपको बाय करना है, देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये आपको इतना रिटर्न नहीं दे पाएगा। मतलब अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपका टारगेट है मतलब आपका ये स्कोप है कि इसमें आपको 100% रिटर्न मिल जाए, तो वो मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप शॉर्ट टर्म बेसिस में कीजिए तो बढ़िया रहेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये आपको इतने रिटर्न नहीं देगा और मतलब अगर इन्फ्लेशन के मुकाबले थोड़ा शेयर का भाव बढ़ जाएगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक फंडामेंटली जो शेयर का भाव बढ़ना चाहिए वैसे ये शेयर नहीं बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लेना चाहते हो, मतलब सिर्फ अगर आपका टारगेट 700-750 रुपये तक इस शेयर को बेचने का है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया शेयर है। और अभी जबकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है तो प्लीज़ मेरे ख्याल से आपको अभी शेयर को बाय नहीं करना चाहिए। अभी आप मतलब कैश हैंड में रखें ताकि जब भी मार्केट गिरे तो आप उस शेयरों में पैसा डाल सके। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल किसी भी शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर किसी शेयर में पैसा डालने जैसा होगा तो मैं खुद आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि शेयर में आपको पैसा डालना चाहिए। क्योंकि देखिए हर शेयर अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब हर शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एफआईआई के थ्रू। तो इसीलिए आप प्लीज़ कॉशियस हो जाइए क्योंकि कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी।
इसीलिए आप प्लीज़ अपने जितना भी कैश आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है हाथ में रखिए। एक दिन अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। मार्केट जा जाके कितना बढ़ेगा, किसी दिन तो एफआईआई प्रॉफिट को बुक करेंगी। तो मैं होप करता हूं कि आपको टाटा मेटालिक का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई और शेयर का एनालिसिस भी चाहिए हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो। तो मैं क्या उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।